हाँ, इस वीडियो में हम आपको नेत्र विकार 9 मोतियाबिंद या कैटरेक्ट पार्ट 3 में नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। ये सर्जरी के बाद की सेवाएं इसमें दी जाती हैं। तो इसमें जो पहला है वो है नर्सिंग केयर, नर्सिंग इन केयर। स्टिक एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग, यानी एक नर्स को या स्वास्थ्यकर्मी जो पोस्ट ऑपरेटिव केस में मोतियाबिंद के पेशेंट की देखभाल कर रहा है, उसे किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए और जिनके माध्यम से वो अपने पेशेंट का जो केयर कर रहा है वो उचित तरीके से कर पाएगा और उसको अपनी सेवाओं का भरपूर लाभ दे पाएगा। तो उसे जानना चाहिए सबसे पहली बात कि स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग, यानी उसे खुद भी उन उपायों को अपने प्रयोग में लाना चाहिए जिनके द्वारा ये सेप्सिस फैलने का चांस बनता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक नियम बताए गए हैं पूर्व के तमाम वीडियोज़ में, अगर आप वीडियो कंटिन्यूटी में देखते हैं तो ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। तो इसका उसे फॉलो करना चाहिए और बिना स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग किए हुए उसे पेशेंट की देखभाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो इसमें बताया गया है कि रोगी को प्रभावित आँख के मसलने तथा इस पर दबाव डालने जैसी गतिविधियां नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। यानी इस नर्स को या स्वास्थ्यकर्मी को इस बात की जानकारी खुद भी होनी चाहिए कि किस तरह से पेशेंट का लाभ हो सकता है और कैसे उसे नुकसान हो सकता है। वो कौन सी उसकी एक्टिविटीज़ है जो उसको और मुश्किल में डाल सकती है। तो ये जानकारी इस तरह से है कि नर्स को ये जानना चाहिए कि जो उसकी अफेक्टेड आँख है, प्रभावित आँख है, जिसकी सर्जरी हुई है, उस पर कोई इस तरह का वो काम न करे जिससे उस पर दबाव बने, प्रेशर पड़े। और प्राय लोग आँख को मसल देते हैं, जरा सा भी इचिंग होती है तो उसे बजाय झेलने के, सहने के, तुरंत मसलना शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह की हरकत पोस्ट ऑपरेटिव केस में पेशेंट करता है तो इससे उसका नुकसान हो सकता है, उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो एक नर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को इस बात के लिए वो ताकीद करे, सलाह दे, सुझाव दे कि वो अपने आँख को मसलने जैसी गतिविधि से दूर रखे या ऐसा कुछ न करे जिससे आँख पर प्रेशर बने या दबाव बने। तीसरा पॉइंट इसे क्या करना चाहिए कि यदि आँख में सिक्रीशन मौजूद हों तो उनके हल्के हाथों से किसी गीले कपड़े का फाहा बना करके या स्वैप बना करके उसके हल्के हाथों से धीरे धीरे मुलायम हाथों से उसको हटाना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। लेकिन ये करते समय एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी वो सफाई कर रहा है या सिक्रीशन जो इकट्ठा हो गए हैं आँख में, तो उनको साफ करने के लिए, बाहर करने के लिए हमेशा इनर कंथस से आउटर कंथस के तरफ कचड़े को ले जाना चाहिए, यानी अंदर से बाहर की तरफ ले जाना चाहिए। तभी उसकी प्रॉपर तरीके से वो कचड़े को साफ कर पाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कॉटन स्वैप का वो प्रयोग कर रहा है वो विष संक्रमित होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, ताकि और किसी भी तरह का इन्फेक्शन वहाँ न हो, ताकि उसकी दिक्कतें और बढ़ जाए। चौथे नंबर की सलाह जो नर्स को देनी चाहिए वो है कि रोगी को खांसने, छींकने या वजन उठाने से हमेशा बचने की सलाह देनी चाहिए। अगर वो इस तरह से खांसता है या छींकता है या हेवी वेट उठाता है तो इससे आंखों पर बल पड़ता है और उसे इससे नुकसान हो सकता है। क्यों कि ताकि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ने से रोका जा सके। जब पेशेंट खांसता है या छींकता है या हेवी वेट उठाता है, लिफ्ट करता है, तो जो उसके आँख के अंदर एक प्रेशर बनता है वो प्रेशर बढ़ जाता है और इस प्रेशर बढ़ने से उसे नुकसान हो सकता है, उसकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। तो इस तरह की हरकत से बचने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इस बात की का सुझाव एक नर्स को अपने पेशेंट को देना चाहिए। नंबर 5 पर क्या करना चाहिए
कि रोगी को सोते समय हमेशा आई शील्ड का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए। यह एक डिवाइस मान लीजिए जो आंखों को कवर करके रखता है, तो सोते समय इस डिवाइस का यूज करना चाहिए जिससे उसकी आंखें सुरक्षित रह सकें। नंबर 6 पॉइंट क्या करना चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में कोई भी दवा आप अपने मन से यूज न करें या कोई ऐसी दवा की सलाह अपने पेशेंट को न दें जो डॉक्टर के पर्चे में न हो, उसके प्रिस्क्रिप्शन में न हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप उन्हीं दवाओं को यूज करने की सलाह दें जो उस फिजिशियन के पर्चे में लिखी गई हैं, जिनके लिए उसने गाइड किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दवाओं को दें। यदि उन दवाओं से नहीं लाभ हो रहा है तो इसके लिए आप अपने मन से किसी अन्य दवा का प्रयोग करने से रोकें, बताएं। और बढ़िया ये होगा, अच्छा ये होगा कि उस फिजिशियन से आप संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें और फिर वो जैसा सुझाव देता है उसके अनुसार दवाओं में फेरबदल करें। अन्यथा अपने मन से किसी नई दवा का प्रयोग, किसी दूसरी दवा का प्रयोग करने से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। 7वें नंबर पर जो उपाय बताया गया वो है रोगी के परिजनों को आई ड्रॉप प्रयोग की टेक्निक समझाएं। यानी जो आई ड्रॉप डॉक्टर ने लिखा है उसका प्रयोग कैसे करना है, किस समय पर करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, इस चीज की जानकारी पेशेंट को अच्छे से समझा देनी चाहिए। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दवाओं का मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, जिससे पेशेंट को नुकसान हो जाता है। 8वें नंबर पर जो बताया गया वो है जब तक रोगी के इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेड नहीं हो जाते तब तक उसे कॉन्टैक्ट लेंस या आई ग्लासेस के उपयोग की सलाह देते रहना चाहिए, क्योंकि आई ग्लासेस के उपयोग से उसे वस्तुओं को देखने में सुविधा रहता है, नज़दीकी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में उसे दूरी का सही तरह से जज करने की नसीहत मिलती है, सलाह मिलती है। तो ये हमें करना चाहिए कि जब तक उसके आँख में लेंस न पड़ जाए, इम्प्लांट न कर दिया जाए, तब तक वो जो पुराना कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा है या आई ग्लास यूज कर रहा है उसे वो हमेशा यूज करता रहे, ताकि उसे अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, वस्तुओं को देखना, उसमें कोई दिक्कत न हो। 9वें नंबर पर जो सुझाव दिया गया वो है यदि रोगी को आँखों में दर्द या आँखों से पानी गिर रहा है, डिस्चार्जेज हो रहे हैं, या उसे फिर मचली की शिकायत है, नासिया की टेंडेंसी डेवलप हो रही है, या दृष्टि कम होने की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से आप डील न करें, अपने हिसाब से उसे कंट्रोल करने का प्रयास न करें, बल्कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी किया है उस डॉक्टर को दिखाएं और अपनी दिक्कतों के बारे में बताएं। वो जो जैसा भी वो गाइड करता है उसको फॉलो करने की सलाह दें। अन्यथा अपने मन से कोई भी किया गया उपाय जो आपके हिसाब से पेशेंट के हित में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप उसको सही सलाह न दे करके उस पेशेंट का आप अहित कर रहे होते हैं और उसकी मुश्किलों को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए या इस तरह के सलाह से बचना चाहिए। नंबर 10 और लास्ट पॉइंट ये बताया गया है कि रोगी के परिजनों को भी रोगी द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बता देना चाहिए, ताकि विभिन्न आवश्यक कार्यों में रोगी के मदद की सलाह वो दे सके। यानी जो जो प्रिकॉशन आप रोगी को बताते हैं, उसके जो परिजन हैं, उसके निकट के लोग जो उसकी देखभाल करते हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनको भी उन सावधानियों के बारे में विस्तार से बता देना चाहिए, ताकि वो भी उस पेशेंट की अच्छे से मदद कर सकें और उनके देखभाल करने में अच्छा तरीका अपनाया जा सके, जिससे पेशेंट को कोई अतिरिक्त दिक्कत न हो। तो इस तरह से ये नर्सिंग इन केयर में हमें 10 पॉइंट बताए गए और इनके बारे में बताया गया। पहला नियम की स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग हमें हर हाल में करना चाहिए। बिना एसेप्टिक टेक्निक के पेशेंट की केयर करना, देखभाल करना कहीं से भी अच्छा नहीं है।
नंबर 2 पर यह बताया गया कि रोगी को प्रभावित आँख के मसलने से रोकना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ ना वो करे जिससे आंखों पर दबाव बढ़ जाए, जिससे उसका नुकसान हो जाए। आंखों में यदि कोई सिक्रीशन है, कोई डिस्चार्जेज कलेक्ट हो गया है जिससे पेशेंट को दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए सलाह ये देना चाहिए कि किसी भी कपड़े को साफ स्वच्छ जो विसंक्रमित हो, यानी डिसइंफेक्टेंट हो, स्टेराइल हो, ऐसे कपड़े का एक स्वाब बना करके और उसमें आंखों में जमा हो गए ये सिक्रीशंस को, डिस्चार्जेस को वो धीरे धीरे हल्के हाथों से सफाई करें, उस पर प्रेशर न रखें, और हमेशा अंदर से बाहर के तरफ, इनर कैंथस से बाहर कैंथस के तरफ उनको धीरे धीरे ले जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये बताया गया कि रोगी को छींकने से नुकसान हो सकता है, खांसने से नुकसान हो सकता है, या फिर हेवी वेट उठाने से भी नुकसान हो सकता है। ये नुकसान क्या हो सकता है? इससे आंख के अंदर बनने वाला जो सामान्य प्रेशर है उसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी आंखों को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह के किसी भी प्रयास से पेशेंट को बचना चाहिए। इस तरह की सलाह एक नर्सिंग को अपने पेशेंट को देना चाहिए। अगला उपाय जो बताया गया वो है कि सोते समय पेशेंट को ये सलाह दें कि वो हमेशा आई शील्ड का प्रयोग करे ताकि उसकी आंखें सुरक्षित रह सकें। नंबर 6 पर बताया गया कि ऑपरेशन वाले केस में दवा जो आप यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दवाओं का यूज करेंगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अपने मन से किसी भी दवा का प्रयोग पेशेंट के लिए नुकसानदायी हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगले पॉइंट में बताया गया नंबर 7 में कि रोगी के परिजनों को जो आई ड्रॉप्स दिए गए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक के जगह पर कई कई ड्रॉप यूज किए जाते हैं, तो कौन सा ड्रॉप किस समय पर कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में यूज करना है, कैसे ड्रॉप का प्रयोग करना है, ये सारी टेक्निक उसके परिजनों को बताना चाहिए ताकि वो स्वास्थ्यकर्मी के न रहने पर या नर्स के अनुपस्थिति में परिजन खुद भी उन आई ड्रॉप्स का सही तरीके से प्रयोग कर सकें और पेशेंट को लाभ दे सकें। नंबर 8 पर जो उपाय बताया गया वो है कि जब तक पेशेंट के आंख में सर्जरी के बाद उसमें नए लेंस का इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता है, प्रत्यारोपित नहीं हो जाता है, तब तक वो अपना जो पुराना कॉन्टैक्ट लेंस या आई ग्लासेस का प्रयोग कर रहा होता है वो तब तक उसका प्रयोग करता रहे ताकि उसको डेली रूटीन के एक्टिविटीज में कोई दिक्कत ना हो। 9वें नंबर पर बताया गया कि पोस्ट ऑपरेटिव केस में यदि आंखों में दर्द की प्रॉब्लम है या आंखों से डिस्चार्जेज हो रहे हैं, पानी गिर रहा है, या फिर नासियाटिक टेंडेंसी यानी मिचली की प्रॉब्लम हो रही है, या कम दृष्टि की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को एक नर्स को चाहिए कि वो अपने लेबर से उनको कम करने का या उसमें किसी नई दवा का या अपने तरफ से जोड़ी गई दवा का प्रयोग करने से बचाए, ऐसा न होने दे। इसके लिए सबसे उचित सलाह ये है कि वो अपने पेशेंट को ले जाकर उस डॉक्टर को चेक करा दे, दिखा दे जिसने उसकी सर्जरी किया हुआ है, और फिर वो जैसा सलाह देता है उसी तरह से दवाओं में कोई परिवर्तन हो सकता है। अपने मन से कोई भी परिवर्तन पेशेंट के हित में नहीं होगा। लास्ट पॉइंट ये बताया गया कि पेशेंट के जो परिजन हैं उसकी जो देखभाल करने वाले नज़दीकी लोग हैं, तो पेशेंट को जितनी हम सावधानियां या प्रिकॉशन बताते हैं इन सबको उनके परिजनों को भी बताना चाहिए ताकि एक नर्स की अनुपस्थिति में जो परिवारीजन हैं जो उसकी देखभाल में लगे हुए हैं वो उनका सही तरीके से उपयोग कर सकें और पेशेंट को लाभ दे सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम अभिन्न करेंगे। बाकी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी साझा करने के लिए फिर हम आपके सामने आएंगे।